हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण। तो आज की इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1928 को, जब साइमन कमीशन इंडिया में आती है। साइमन कमीशन एक 7 मेंबर ब्रिटिश कमेटी थी जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म देखने के लिए आई थी। साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो इनके हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, जो आपको ऊपर यहाँ पिक में दिख रहे होंगे। इट वॉज अपोज्ड बाय गांधी जी, नेहरू, जिन्ना बिकॉज इट कंटेन 7 मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बट नो इंडियन। तो जो इंडियंस थे उन्होंने इस कमीशन को अपोज किया, ये कहते हुए कि जो ये कमीशन है वो एक भी इंडियंस को अपनी कमीशन में नहीं रखा हुआ है, और आप इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए तो ये कहाँ का इंसाफ है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया का एक भी मेंबर ना हो। तो ये अपोज़ किया गया। लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया, साइमन गो बैक। उसके बाद जो था, साइमन कमीशन इंडिया से चली गई और एक जन आंदोलन छिड़ गया। अब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। जब साइमन कमीशन इंडिया से चली गई तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि अगर आप इतने ही कैपेबल हैं तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताएं। तो इसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, जो 28 अगस्त 1928। इसमें अपील की गई न्यू डोमेनियन स्टेटस की एंड फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट की, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई। तो डोमेनियन स्टेटस का मैं आपको बता दूं, डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो ब्रिटिशर ही रहेगा, यानी ब्रिटिशर्स की किंग या क्वीन रहेगी। तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ए कमेटी ऑफ ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। तो ये ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस ने ये नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मैं आपको बता दूं, मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जिन्ना द्वारा अपोज की गई, और उनके हिसाब से ये कहा गया ये एक नैरो माइंडेड पॉलिसी है और जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये भी रिजेक्ट की गई। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके बाद बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में यंग लीडर आए, यंग पर्सनालिटीज़ आई, जिनका ये मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए बल्कि पूर्ण स्वराज की डिमांड उन्होंने की। तो पूर्ण स्वराज 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज फर्स्ट टाइम आईएनसी द्वारा मांग की गई पूर्ण स्वराज की। और जेएल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक फ्लैग होस्ट किया ऑन बैंक ऑफ रावी रिवर। उसके बाद जो पूर्ण स्वराज का मीनिंग अगर मैं आपको इसका मीनिंग है सेल्फ रूल, यानी कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स की डिमांड की गई, यानी सेल्फ रूल की बात की गई यहाँ। उसके बाद 26 जनवरी 1930 जो था वो ऑल्सो सेलिब्रेटेड किया जाता था इंडिपेंडेंस पार्टीशन से पहले इंडिया की, एज ए इंडिपेंडेंस डे। तो तो उसके बाद जो पूर्ण स्वराज थी ये भी कोई नॉट रीज़नेबल था और नॉट फॉर एक्चुअल अचीवमेंट, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं मिली इंडियंस को, और ये हार्मफुल भी नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड यहीं समाप्त हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो जिसकी हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इतनी देर से, तो फर्स्ट टाइम जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो 1934 में एम एन रॉय द्वारा दिया गया। एम एन रॉय जो थे वो फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उसके बाद 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली डिमांड किया गया एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश करने का। तो इसके प्रेशर में आके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसके बाद 1938 में जो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जेएल नेहरू उन्होंने डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूंट शुड बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उनका ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदाउट एक्सटर्नल
इंटरफेरेंस के होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंच, यानी वो चुन के आनी चाहिए, वोट वोटिंग के द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम होनी चाहिए। तो ये तो हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात। आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो ईयर 1939 की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया था। तो इसमें जो है वाइस रॉय लिंगलिथगो जो थे, उन्होंने कहा जो इंडियन सोल्जर विल टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर सेकंड फ्रॉम ब्रिटिशर साइड। तो जो वाइस रॉय थे उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन सोल्जर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से वो फाइट लड़ेंगे। लेकिन जो इंडियंस थे इन्होंने इस डिक्लेरेशन को अपोज़ किया और ये कहा कि हमारे जो इंडियन सोल्जर हैं वो बिना वजह आपकी लड़ाई में क्यों पार्टिसिपेट करें। तो इसके प्रेशर में आते हुए एक ब्रिटिशर्स ने एक ऑफ़र दिया इंडियंस को, जिसका नाम पड़ा अगस्त ऑफ़र। तो अगस्त ऑफ़र में यही डिमांड की गई, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश होगी, वही डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। और जो अगस्त ऑफ़र था वो रिजेक्ट किया गया कांग्रेस द्वारा। तो बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया, इम्प्रिजनमेंट की गई उनकी। तो जो 20,000 इम्प्रिजमेंट इनसाइड 1 ईयर, यानी 20,000 लोगों को जेल में डाला गया 1 साल के अंदर ही। जो वाइस रॉय थे उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस ने कुछ इनिशिएटिव लिया, सिविल डिसोबीडेंस लिया, तो वो उनको क्रैक डाउन, यानी ऐसा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस कॉल्ड फॉर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ डिसोबीडेंस। तो कांग्रेस ने कहा ये इंडिविजुअल एक्ट ऑफ डिसोबीडेंस है। उसके बाद जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के चर्चिल, उस टाइम उन्होंने वाइसरॉय को रोका और कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो उसके बाद अगस्त ऑफर भी रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। तो अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन इंडिया में आया। क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो ये वापस रिजेक्ट किया गया इंडियंस द्वारा। और तो उसके बाद जो थे ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब जो भी बात होगी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही होगी। तो अब हम बात करते हैं ईयर 1945 की, जब हिटलर सुसाइड कर लेते हैं और वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो है एंड हो जाता है। तो इसके बाद जो है 5 जुलाई 1945 को इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में, जिनमें विंस्टन चर्चिल जो हैं वो हार जाते हैं। और जो ब्रिटेन के नए पीएम होते हैं वो होते हैं क्लेमेंट एटली। तो जो क्लेमेंट एटली की आइडियोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो ब्रिटेन है उन्होंने बहुत ही मारकाट झेल ली है, बहुत इकोनॉमिकली वीक हो गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो ब्रिटेन में। तो उनकी माइंडसेट ऐसी ही थी। तो दिसंबर जैन 1945 की अगर हम बात करें तो इस बीच में इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेवल में एंड सेंट्रल असेंबली में इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं स्टेट जो आज की हैं वो प्रोविंशियल होती थी उस टाइम, वैसे ही जैसे स्टेट असेंबली के इलेक्शन आज होते हैं वैसे ही प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होते थे उस समय। तो आगे बढ़े तो इसमें जो सबसे लीडिंग दो पार्टी थी, एक थी आईएनसी और मुस्लिम लीग। जो आईएनसी थी उन्होंने टोटल 927 सीट जीती, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 400 समथिंग सीट जीती थी। तो ये दो ही जो पार्टी थी वो मेन रोल अदा किया उन्होंने इस इलेक्शन में। इसके बाद हम बात करें ईयर 1946 की, तो जो ब्रिटेन है वो कैबिनेट मिशन भेजता है इंडिया में, जो 24 मार्च 1946 को इंडिया में आती है। और जो प्लान जो है वो पब्लिश होता है मई 16 1946 को। जो 3 मेंबर होते हैं उनमें से जो एक मेंबर थे जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वो वही थे जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे इंडिया में, जो रिजेक्ट किया गया था। तो इसमें जो मेन चीज़ें बोली गई वो ये बोली गई कि सबसे पहले जो आइडिया ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग, वो
नहीं मानी गई इसमें। और उसके बाद जो स्टेट्स प्रोविंशियल असेंबली थी उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, बी एंड सी। और इसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात की गई, जो तब तक काम करेगी जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता। तो अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं जुलाई अगस्त 1946 की। तो इस बीच इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। जो इलेक्शन थे वो टोटल मेंबर जो इलेक्शन में थे वो थे 389 मेंबर्स, जिनमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, और जो 93 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड थी इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ 293 सीट्स फ्रॉम गवर्नर प्रोविंस एंड 4 सीट फ्रॉम कमिश्नर प्रोविंसेस। जो कमिश्नर प्रोविंसेस की जो 4 सिटी थी वो थी दिल्ली, अजमेर, मेरवा, बलूचिस्तान एंड कोर्ग। इलेक्शन के रिज़ल्ट की बात करें तो जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने टोटल सीट जो विन की थी वो 208 थी, 208। और जो मुस्लिम लीग थी उनकी 73 सीट थी, और जो रिमेनिंग 15 थी वो अदर छोटी छोटी पार्टीज़ ने जीती। और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट की तरफ से जो थे उनके हेड थे जो आए। मैं आपको बता दूं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट थी। तो ये था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, और मुस्लिम लीग इससे खफा थी क्योंकि उनको बहुत ही कम सीट मिली थी। तो उन्होंने इसको बायकॉट किया, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसको हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानते हैं 1946 में। इसमें जो नेशन वाइड कम्युनल रूट्स फैलाए गए मुस्लिम लीग द्वारा, और इसके पीछे जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो नेशन वाइड रूट्स हुए, बहुत सारे लोग मरे इस किलिंग में। तो ये था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो फ्रेम की गई। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने स्टार्टिंग में इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बट अक्टूबर 1946 को उन्होंने भी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। तो ये थी हमारी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1। तो जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।